सन बहुत ही मासिव एनर्जी अर्थ की तरफ एमिट कर रहा है। और इससे होगा क्या? इससे भाई साहब हमारा जो पावर ग्रिड सिस्टम है ना, वो भी फेल होने की कगार पर आ सकता है। जो हमारा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी फेल होने की कगार पर आ सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब सिर्फ मैं और आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं इसे मत समझना। जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलते हैं, जितने भी इंटरनेशनल शिप्स चलते हैं, या फिर मैं और आप इवन जीपीएस बेस्ड सारी सर्विसेज लेते हैं ना, ये सब के सब बंद हो सकते हैं। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि ह्यूमैनिटी को एक बड़ा झटका लगेगा जब यहाँ की पावर ग्रिड फेल हो जाएगी। जिस टेक्नोलॉजी को आज के डेट में हम यूज़ करते हैं ना, बिना पावर के इस दुनिया में रहना नामुमकिन सा है। और अगर सोचो कि हॉस्पिटल्स जहाँ पर बहुत ही क्रूशियल पेशेंट्स हैं, इन सब जगहों पर पावर फेलियर के कंडीशंस दिखने लगे, तो फिर कितनी बड़ी तबाही मच सकती है, और वो भी पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो आखिरकार सन ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और एट द सेम टाइम ये जो पूरा का पूरा सन का एक पूरा साइकिल है, किस पर्टिकुलर टाइम पर ये ऐसा करता है, कब तक ये चलेगा, इन सभी के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो हम अभी क्यों देख रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी 3 अक्टूबर 2024 को नासा की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक सा न्यूज़ आया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई साहब जो उनका नासा का सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी है उसने X9.0 लेवल का सोलर फ्लेयर देखा है। ये बोल सकते हैं कि पिछले 2017 से आने वाला अभी तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर इवेंट है ये। और ये कैसे अर्थ को इफेक्ट करेगा या फिर कैसे ह्यूमंस को इफेक्ट करेगा, इन सब के बेसिस पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे देखो, मैं आपको पहले बता देता हूं कि सन के लिए ये कोई बहुत पहली बार ऐसा इवेंट नहीं है। सन ने इसके पहले आप देख सकते हो कि 2013 की अगर बात करोगे तो ऐसे कई सारे इवेंट्स देखने को मिले थे। 2017 में भी ऐसे कुछ इवेंट्स देखने को मिले थे। इस पूरे इवेंट को समझने के लिए ना हमें थोड़े बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, और हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन पढ़ते हैं। देखो, इसका जो कोर वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो आप ये हिस्सा देख रहे हो ना, ये कोर का हिस्सा जो है, ये वही रीजन है जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। ये जो फ्यूजन रिएक्शन है जहाँ पर दो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स मिलके एक बड़ा हीलियम का एटम बनाते हैं और खूब सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी, अगर मैं आपसे एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाऊं ना आपको, जितना समझ लो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम गिराया गया था तो जितना विध्वंस, जितना भयानक था वो, आप समझ सकते हो कि वैसे ही मिलियंस ऑफ रिएक्शंस पर सेकेंड होते हैं। और इनफैक्ट ये तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन था। फ्यूजन रिएक्शन से भी 4-5 गुना ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये फ्यूजन रिएक्शन। और ऐसे फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं मिलियंस की तादाद में पर सेकेंड हर सेकेंड इतना हो रहा है। तो आप शायद इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि ये कितने बड़े लेवल पर ये एक्सप्लोजन्स सन के अंदर में हो रहे हैं। फिलहाल जो भी ये एक्सप्लोजन से एनर्जी निकलती है वो ट्रैवल करती है अपने रेडिएटिव जोन में, और रेडिएटिव जोन को क्रॉस करते करते ये पहुंचती है अपने कन्वेक्टिव जोन पर। कई बार ऐसा होता है कि रेडिएटिव जोन से जब ये एनर्जी बाहर निकल रही होती है तो वापस ये टकरा के वापस आ जाती है, या फिर बहुत बार कूल हो जाती है तो ठंडे होने की वजह से भी ये वापस आ जाती है। और कई बार कन्वेक्टिव जोन पर पहुंचने के लिए इस एनर्जी को हजारों साल लग जाते हैं। यस, हजारों साल लग जाते हैं। और इसके ऊपर जब ये कन्वेक्टिव जोन पे आता है, कन्वेक्शन जोन पर आता है, तो ये कन्वेक्शन जोन के बाद अर्थ के कुछ सरफेस लेयर्स बनते हैं, जिनको कि हम लोग बेसिकली सबसे नीचे वाले लेयर को बोलते हैं फोटोस्फीयर। इस फोटोस्फीयर पर ही हम लोग कई बार सन स्पॉट्स देखते हैं। अब ये सन स्पॉट्स है क्या, अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, सन स्पॉट्स रिलेटिवली कूलर प्लेसेस होते हैं, है ना। लेकिन कूलर का मतलब आप इनको शांत इलाका मत समझ लेना। ये कूल होने की वजह से काफ़ी खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड्स एमिट करने लगते हैं। और इसके बाद जो ऊपर का लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर के ऊपर भी आप देख सकते हो कि सन के बहुत बड़े बड़े फ्लेयर्स दिखते हैं। जो अभी हम लोग यहाँ पर फ्लेयर इवेंट एक्चुअल में देख रहे थे वो और कुछ नहीं है बल्कि ये क्रोमोस्फीयर का ही एक लेयर हम देख पा रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सन, जैसे बचपन में हम लोग जब सन की इमेज बनाया करते थे तो उसके ऊपर यूं लॉ बनाते थे, है ना, आपको याद होगा। तो ये कोई गलत डायग्राम नहीं हुआ करता था, हालांकि मैंने बड़ा ही गंदा डायग्राम बनाया है। ये कोई गलत डायग्राम नहीं हुआ करता था, ये एक्चुअल में इसका है कोरोना। ये कोरोना अपने यहाँ पर महामारी वाला कोरोना नहीं है, बल्कि ये कोरोना है सन का, जिसका टेम्परेचर ऐसा बताया जाता है
कि क्रोमोस्फीयर और इनफैक्ट फोटोस्फीयर से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न अभी भी नहीं पता चल पाया है, और डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारे हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं। आदित्य L1 जो हमारे इंडिया से एक मिशन गया है, उसका भी एक मेजर मिशन यही है इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना। क्रोमोस्फीयर क्या है, फोटोस्फीयर क्या है, सन स्पॉट्स क्या हैं, कोरोना कैसे काम करता है, इन सब के बारे में पढ़ना। एट द सेम टाइम सन के इस सरफेस पर ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अगर आपको पता हो कि सन का जो पोलैरिटी है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना ऐसे कई सारे मैग्नेटिक फील्ड्स ओरिजिनेट होते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर भी आप ये ब्लैक स्पॉट्स को देख रहे हो ना, ये वही रीज़न है जिसको हम लोग सन स्पॉट बुला रहे थे, और ये वही रीज़न है जहाँ से इसके ठंडे होने की वजह से बहुत बार इसके ऊपर से ना इतना हैवी मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, और ये जब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं तो बहुत बार सोलर फ्लेयर्स जैसे सिचुएशंस भी देखने को मिलते हैं। अब ये पूरा इवेंट एक्चुअल में काम कैसे करता है, आप इसको इसके समझ सकते हो। ये कई बार हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, और ये कभी कभी इंटरैक्शन इतना पावरफुल होता है कि ये हमारे पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट करते हुए हमें एक वेदर फेनोमेना के तौर पर ऑरोरास के फॉर्मेट में भी पोलर रीजन्स पर दिखाई देता है। ये पोलर रीजन्स पर ये ऑरोरा बेसिकली एक इंटरैक्शन होते हैं जहां पर ऐसे ही सोलर फ्लेयर्स या फिर चार्ज्ड पार्टिकल्स जब हमारे आयनोस्फीयर के आयंस के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। इन सभी चीज़ों को और डिटेल में समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा नासा की वेबसाइट पर, जहां पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइंड है। तो सोलर स्टॉर्म क्या है, सोलर फ्लेयर क्या है, सोलर विंड क्या है, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हम एक बार जरा यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर स्टॉर्म्स के बारे में। देखो, सोलर स्टॉर्म आप एक ऐसा इवेंट मान सकते हो जहां पर सन के इस सरफेस पर हमें एक्सप्लोजन्स देखने को मिलते हैं, और ये एक्सप्लोजन्स कई सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं। यही वो एक्सप्लोजन है जो कि अगर अर्थ के साथ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो कई बार जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जैसी कंडीशन भी लेके आते हैं, जहां पर हमारे रेडियो ब्लैकआउट्स, पावर आउटेजेस या फिर ब्यूटीफुल ऑरोरास जैसे अभी हम देख रहे थे वो बनते हैं। लेकिन ये जो सोलर स्टॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कई टाइप्स में हो सकते हैं। जैसे कि एक ना बहुत ही ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, जिसको कि हम लोग सोलर फ्लेयर का नाम देते हैं, या फिर कोई एक रेडिएशन स्टॉर्म भी हो सकता है, या फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सोलर मटेरियल का इजेक्शन हो सकता है, जिसको हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। इन सभी फिनोमेनास को जरा एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। कोरोनल मास इजेक्शन आप बोल सकते हो, ये यहाँ पर आप देख रहे हो एक बड़ा सा ये क्लाउड, ये जो बड़ा सा क्लाउड है ना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसे ही इवेंट की तरफ इशारा करता है। ये कोरोनल मास इजेक्शन है। यहाँ पर आप इस इवेंट को सोलर फ्लेयर का नाम दे सकते हो, और आप इस इवेंट को रेडिएशन स्टॉर्म का नाम दे सकते हो, जो कि अर्थ के ऊपर कभी भी गुजर सकता है। तो हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े, उससे पहले जरा सोलर फ्लेयर को एक बार देखते हैं। यहाँ पर आप सोलर फ्लेयर को बहुत ईजिली देख पा रहे होगे। सोलर फ्लेयर बेसिकली एक इंटेंस रेडिएशन का एक बर्स्ट है, आप ऐसा बोल सकते हो, जहां पर बहुत बड़े लेवल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, आप बोल सकते हो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारा होता है वो बेसिकली रन करता है। आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर आप देखोगे तो अगर एक स्पेक्ट्रम हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये स्पेक्ट्रम ये पूरा ऐसे 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 जाता है, जो कि शुरुआत होता है रेडियो वेव्स पर और ख़त्म होता है गामा रेस पर, और इसके पहले आता है एक्स रेस। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये सोलर फ्लेयर्स है ना, ये इस सभी वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ता है, जिसके अंदर में हम विजिबल लाइट्स को भी एक पार्ट मान सकते हैं। इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स को अगर आप समझ चुके हो, तो सोलर फ्लेयर्स ना कई सारे लेवल्स पर, कई सारे इंटेंसिटी पर आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे न्यूज़ में दिखा रहा था कि ये X9.0 फ्लेयर है। इसका मतलब क्या है? X9.0 फ्लेयर का मतलब है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेयर है। जैसे लॉगरिदमिक टेबल होता है ना, कि एक लेवल दूसरे लेवल से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, वैसे ही A B की तुलना में 10 गुना कम है, या फिर हम यूँ बोले X M की तुलना में 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसका 9.0 इसकी इंटेंसिटी को दर्शाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग रेडिएशन स्टॉर्म को देखें ना, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। रेडिएशन स्टॉर्म बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक एक्सेलरेशन देखने को मिलता है सन के सरफेस से, और इसी को जब हम अर्थ के आसपास वाले रीजन में देखने की कोशिश करते हैं तो इसको हम लोग रेडिएशन स्टॉर्म बोलते हैं। ये बेसिकली कई सारे मिलियन माइल्स रफली ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंचता है,
और इसको अप्रॉक्सीमेटली लगभग 30 मिनट के आसपास टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में। आप देख सकते हैं कि इससे ना सिर्फ अर्थ बल्कि हमारे सैटेलाइट्स को भी इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये कभी भी हमारे डिस्टर्बेंसेस, हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स को भी ब्रेक कर सकते हैं या फिर हमारे रेडियो सिग्नल्स को ब्रेक कर सकते हैं। फिर बात आती है कोरोनल मास इजेक्शन की। कोरोनल मास इजेक्शन इज वन ऑफ द इनॉर्मस क्लाउड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि ये भाई साहब ये प्लाज्मा का एक पूरा क्लाउड है। प्लाज्मा अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा जो है वो अपने आप में फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बिसाइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां पर ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जब भी हम किसी एटम से, इसका आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट कर देते हैं, इतनी एनर्जी जोन में होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ये जो बचा हुआ एटम है ये आयंस का शेप ले लेता है, और यही आयंस हम लोग कई बार इसको चार्ज्ड पार्टिकल भी बुलाते हैं। यही चार्ज्ड पार्टिकल जब एक बड़े अमाउंट में दिखता है, हम इसी स्टेट को प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट बेसिकली इस कोरोनल मास इजेक्शन का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, और हम यूं बोल सकते हैं कि जब प्लाज्मा बाहर आता है ना, तो आप समझ लो कि एक कोरोनल मास इजेक्शन में बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मटेरियल्स इस सन से बाहर निकलते हुए हम देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा इवेंट जो है ना, ये कोरोना पर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा हम लोगों ने लेयर देखा था, ये कोरोना का पूरा इवेंट है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक ब्लैक रीजन दिख रहा होगा। ये सन के बाहर का पूरा इवेंट हम देख पा रहे होंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर कोरोनल मास इजेक्शन को भी अलग अलग स्पीड्स पर आते हुए देख सकते हैं। कभी कभी ये चंद घंटों में, जैसे कि 15 से 18 घंटे में भी पहुंच जाता है, और कभी कभी इसको हफ्तों लग जाते हैं अर्थ तक पहुंचने में। लेकिन ये बहुत बड़ा डिवास्टेशन है, हमारे पावर ग्रिड्स को फेल कर सकता है, हमारे पावर आउटेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। टेम्पररी अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर पूरे तरीके से जितने भी सैटेलाइट्स को देखता है उन सबसे कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकता है। एट द सेम टाइम, जैसा अभी हम लोग यहाँ पर भी देख रहे थे कि कई बार ये हमारे ऑरोरास फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो ये ऑरोरास बेसिकली जब भी आए तो आप समझना कि भाई साहब गड़बड़ चल रही है, मतलब ये ब्यूटीफुल इवेंट देखने में लगता है, बट ये हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक कोरोनल मास इजेक्शन हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। हमारे कॉस्मिक रेज, एस्ट्रोनॉट रेडिएशंस इससे झेल सकते हैं, रेडिएशन डैमेज हमारे सैटेलाइट्स तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारे पैसेंजर्स रेडिएशंस झेलते होंगे एयरप्लेन पर बैठ के, उनको भी दिक्कत आती होगी। हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो कि रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, उनको डिस्टर्बेंसेस मिलेगी। जो भी जीपीएस सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए लोग हैं, यहाँ पर मिलेगा। इवन एटीएम मशीन्स भी जो कि पावर सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं रेडियो वेव्स के तौर पर, वहाँ से आप पैसे वैसे नहीं निकाल पाओगे। आप जियोमैग्नेटिकली देखोगे तो आपका पावर ग्रिड सिस्टम फेल हो जाएगा। ऐसे कई सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक मुद्दा आता है सोलर एक्टिविटी साइकिल का। सोलर एक्टिविटी साइकिल, या फिर हम इसको सोलर साइकिल का भी नाम देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सोलर साइकिल है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं स्टेलर पेंडुलम का। ये जो स्टेलर पेंडुलम है, ये लगभग 11 ईयर्स का एक फिनोमेना है, जहां पर हम लोग को सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा दिखाई देता है। सोलर मिनिमा और सोलर मैक्सिमा का मतलब है कि इसमें सन स्पॉट्स की तादाद कितनी ज़्यादा होगी और कितनी कम होगी। सोलर मैक्सिमा में सन स्पॉट सबसे ज़्यादा होंगे, और सबसे ज़्यादा होंगे तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हुए सोलर फ्लेयर्स, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं हमें। और आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि लगभग हर 11 साल के अंदर अंदर यहाँ पर हम लोग को एक मैक्सिमा इवेंट और एक मिनिमा इवेंट देखने को मिलता है। अब ये दिखने में कैसा होता है, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सोलर मिनिमम इवेंट जो है, यहाँ पर आपको सन के काफ़ी कम इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जबकि सोलर मैक्सिमा की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर काफ़ी खतरनाक लेवल पर आपको ये इवेंट्स या फिर आउटपुट्स देखने को मिल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ पर सोलर स्टॉर्म की स्टडी नासा कैसे करता है, तो नासा के बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं, जैसे कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो है, नासा का सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी है, नासा का सोलर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑब्जर्वेटरी स्टीरियो है। ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि सन के इन एक्टिव रीजन्स की कॉन्टिन्यूस स्टडी करते रहते हैं, कोरोना मास इजेक्शन की बात करते रहते हैं। इन सभी के लिए हमारे बहुत सारे मिशंस ऑलरेडी हैं, और सिर्फ नासा के ही नहीं बल्कि इंडिया के पास भी ऐसा आदित्य L1 मिशन जो आप देख सकते हो, ये नेक्स्ट मिशन नहीं है भाई, ये थोड़ा पुराना आर्टिकल, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। आदित्य L1 मिशन ऑलरेडी लॉन्च्ड है, और ये बेसिकली पार्क्ड है L1 पर। L1 जो है वो अपने आप में लैग्रांज पॉइंट है, और ये हेलो ऑर्बिट पर ट्रैवल कर रहा है।
इसके मेजर पेलोड्स की हम बात करें तो यहाँ पर भी एक्सरेज की स्टडी करने के लिए हम बिल्कुल देख सकते हैं। सोलर विंड की स्टडी कर रहा है, और सोलर विंड के साथ साथ हम लोग कई बार क्रोमोस्फीयर और इनके अलग अलग लेयर्स फोटोस्फीयर को स्टडी करने के लिए भी कुछ मेजर पेलोड्स लगा चुके हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल आज के इस सेशन में। आशा करता हूँ कि आपको ये आर्टिकल काफ़ी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।